प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। सब्जेक्ट की क्लास के तहत हम पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल के तहत दूसरा चैप्टर चल रहा था अपना भारत की भूगर्भिक संरचना। उसके तहत 3 वीडियो बन चुकी हैं, जिसमें से 2 वीडियो बनी है दक्षिण के प्रादेशिक पठार के ऊपर और 1 वीडियो बनी है उत्तर की विशाल पर्वतमाला के संदर्भ में। आज इसी चैप्टर की चौथी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, और इस चौथी वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है अगर समझना है तो, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, और जब ये ख़त्म होगा तो कुछ चीज़ें और मैं वहाँ पे जोड़ूंगा समझाने के लिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछे जैसा कि आजकल पूछ रहा है तो वहाँ पे समस्या न हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो ये मैदान बना कैसे, ठीक है, किस महाकल्प में बना, किस कल्प में बना, किस युग में बना, यहाँ पे पहले 3 चीज़ें क्लियर कर लेनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रख लेना है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के क्वार्टनरी कल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग में हुआ। ठीक है, नवीन अति नवीन ये युग हैं जिनको हम ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन कहते हैं। तो होलोसीन सबसे नया युग है, सबसे नया जो अपना युग है वो है होलोसीन। तो इस मैदान का निर्माण सबसे नवीन संरचना है भारत के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं सेनोजोइक जो दिया हुआ है ना, वहाँ पे एक और युग का प्रयोग कर लेते हैं कुछ लोग, और सेनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, तो नियोजोइक शब्द का भी प्रयोग कुछ भूगोलवेत्ताओं ने किया है और इतिहासकारों ने किया है काल का निर्धारण करने के लिए। लेकिन अगर अमूमन देखा जाए तो 4 सबसे स्ट्रांग है, सेनोजोइक के बाद जो नवीन वाला है उसको कुछ लोगों ने नियोजोइक नाम दे दिया है। ठीक है, तो अगर सेनोजोइक आए तो ठीक है, अगर दोनों आ गया तब आप क्या करेंगे, सेनोजोइक भी दिया हुआ है और नियोजोइक भी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर नियोजोइक दे दिया तो हमें जाना है नियोजोइक पर। ठीक है, महाकल्प पूछे तो। अब समस्या ये है कि ये जो कल्प, महाकल्प और युगों का जो बंटवारा है ना, तो जितने लेखकों की किताब आप देखेंगे वहाँ सब कुछ न कुछ भिन्न भिन्न मिलेगा। कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों ने अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर दी हैं, तो यहाँ ये समस्या आती है। तो अब तो समझ ही गए होंगे। अगर पूछे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण किस महाकल्प में हुआ, तो सेनोजोइक, अगर नियोजोइक नहीं दिया हुआ है तो सेनोजोइक, अगर दोनों दिया हुआ है तो नियोजोइक। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। और अगर कल्प पूछे तो क्वार्टनरी। ठीक है, चतुर्थक काल कहते हैं इसको, क्वार्टनरी कल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन युग में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। अब ये ध्यान रखना है कि भारत की सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना है, पृथ्वी की सतह के नीचे चले तो सबसे नवीन संरचना जो बनी वो बना उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इस मैदान, ये मैदान कैसे बना हुआ है, जलोढ़ों से बना हुआ है। ठीक है, जलोढ़ों का मतलब कि नदियाँ आईं। अब इसको समझने के लिए पहले यहाँ एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर से चलते हैं वही सब कहानी। ठीक है, पैंजिया कई बार हम लोगों ने देख लिया है इसको, यहाँ से क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। पैंजिया, और ये कौन सा महासागर था, पैंथालाशा। पैंजिया के किनारे किनारे ये पैंथालाशा महासागर। ठीक है, आगे चल के पैंजिया का विभाजन हुआ 2 भागों में, फिर आगे चल के ये 2 भाग बट गए अनेक भागों में, और मुख्यतः हम मानते हैं कि 7 भागों में बट गए। अब जब 7 भागों में बट गए तो एक भारतीय प्लेट भी तो है, और यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था इस सागर को, इसको नाम दिया था टेथिस सागर। ऊपर की तरफ एक प्लेट हुई यूरेशियन प्लेट, और नीचे की एक प्लेट हुई भारतीय प्लेट। अब ये दोनों, जैसे ही ये भारतीय प्लेट आगे की तरफ बढ़ी यहाँ से टूट करके, तो ये टेथिस सागर में जो अवसाद है, ये अवसाद आए कहाँ से, हम लोगों ने देखा था कि कई ऐसी नदियाँ जिनका निर्माण हिमालय के पहले हो चुका था। हिमालयी नदियों में देखें तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये वो नदियाँ हैं जो हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय के निर्माण से पहले ही इनका निर्माण हो गया था, और ये सारी नदियाँ अपना जल लेकर के कहाँ छोड़ती थी, उनका मुहाना कहाँ था, यही टेथिस सागर। वैसे ही दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये सारी नदियाँ भी टेथिस सागर में ही ले जा करके अपना जल छोड़ती थी। तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया वो टेथिस सागर में ऐसे ही जमा होते गया।
आगे चल के जब दबाव बना तो इधर एक संरचना बनी इस तरीके से हिमालय वाली, और हिमालय और दक्षिण भारत के बीच में ही बना ये उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, अभी मैं मैप टांग के समझा दूंगा, पहले भी इतना समझ लेना है। तो हिमालय के लिए भी टेथिस सागर जिम्मेदार है और उत्तर भारत के मैदान के लिए भी टेथिस सागर को ही हम मानेंगे कि इसी के अवसादों से धीरे धीरे, ये ध्यान रख लेना है कि ये धीरे धीरे संरचना बनी है, और ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये आज भी बन रहा है। इसको ऐसे समझिए कि जो भी नदियां हिमालय से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, तो वो सारी नदियां हर साल थोड़ा सा पूरब की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हम लाल किले के बारे में पढ़ें, दिल्ली के लाल किले को ले लें चाहे आगरा के लाल किले को ले लें, तो उन दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि जब इतिहासकारों ने उस समय लिखा तो वो लिखा था कि ये किले के पश्च भाग में, यानी किले के पीछे साइड में यमुना नदी बहती थी, और आज जाके देख लीजिए यमुना कितनी दूर हो गई, उसी किले से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हो गई। यानी कि आज जहाँ यमुना है और जहाँ वो किला है, वहाँ जो मैदान निर्मित हुआ वो नवीन जलोढ़ मैदान। ठीक है, पहले वो मैदान नहीं था। तो ये नदियाँ निरंतर जो है इन मैदानों का निर्माण करती हैं, कहीं कटाव करती हैं, कहीं से हटा ले जाती हैं। जैसे बिहार का कोसी को हम क्यों कहते हैं, तेजी से आती है और बरसात के मौसम में अपना रास्ता बदल लेती है। तो रास्ता बदलने के पीछे उसका रीजन है, जब नदी पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो जब रास्ता बदल लेती है तो अगर अपने रास्ते से बही तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसने रास्ता बदल लिया तो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ को बाहर ले जाती है, तो वहाँ भी वो कटान कर देती है। तो मैदानों का निर्माण और इनका विनाश ये ऐसे ही जारी रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस मैदानी भाग का निर्माण टेथिस भूसन्निधि के निरंतर संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी और दक्षिण भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। तो इन नदियों ने धीरे धीरे वो अवसाद जमा किया और धीरे धीरे इस मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, हाँ, अब इस मैदानी भाग के जो पुराने जलोढ़ हैं, तो जो भी ऐसी संरचना बनेगी जिनको हम मैदान कह रहे हैं और वो मैदान बन रहे हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, तो हमेशा ध्यान रख लेना है कि ऐसे मैदान के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, वो है जलोढ़। जल द्वारा ढो करके लाए गए अवसाद से निर्मित संरचना को जलोढ़ ऐसा नाम हम देते हैं। तो जो पुराने जलोढ़ हैं, अभी जैसे कि मैंने क्या समझा, जो हिमालय की नदियाँ पूरब की तरफ बढ़ जाएंगी तो वो तो निरंतर बढ़ेंगी ना, तो पूरब की तरफ बढ़ गई तो पीछे एक मैदान छोड़ गई, और जो सबसे पहले बना वो पुराना जलोढ़ हो गया, जो आज बन रहा है वो नवीन जलोढ़ हो गया। तो इसका भी बंटवारा हो जाता है, जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसको ठीक ढंग से बांट लेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखना है कि पुराने जलोढ़ हैं वो बांगर कहलाते हैं, और जो नए जलोढ़ हैं उनके लिए शब्द यूज किया जाता है खादर। तो ये बांगर और खादर कई बार पेपर उठाकर देख लीजिए, हमेशा पूछा हुआ है कि पुराने जलोढ़ों को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दोनों रहना है, थोड़ा सा दोहरा के नहीं गए तो बांगर और खादर में कन्फ्यूजन होना ही होना है। अपना अपना छोटा छोटा ट्रिक बनाइए जिससे कि इसको दिमाग में रखा जा सके। पुराने जलोढ़ बांगर और नए जलोढ़ खादर। ठीक है, इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र निर्मित हुए हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों पे चलते हैं। तो जब हमने गोंडवाना क्रम की चट्टानों को देखा था तो हमने क्या देखा था, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों, तो जहाँ ये पठार खत्म हो रहे हैं उस जगह पर कभी भूधसाव हुआ। भूधसाव का मतलब अचानक से काफ़ी हिस्सा नीचे चला गया। तो जब नीचे गया तो उसके साथ साथ ये पेड़ पौधे भी नीचे चले गए, और नीचे गए और वहाँ दब गए, और आगे चल के ताप और दाब की वजह से वो पौधे परिवर्तित हो गए कोयले में। ठीक है, और उसके ऊपर की संरचना जो तरल रह गई वो परिवर्तित हो गई पेट्रोलियम पदार्थों में, जिसको हम कहते हैं कच्चा तेल। ठीक है, तो ये तो संरचना। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन हमको ध्यान में रखने हैं वो ये, पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ बांगर और खादर। ऊपर हमें ध्यान रखना है इसका निर्माण, अगर नियोजोइक और सेनोजोइक दोनों लिखा है तो हम नियोजोइक पे जाएंगे, लेकिन अगर नियोजोइक नहीं लिखा हुआ है तो सेनोजोइक महाकल्प पे जाएंगे। अगर कल्प पूछ लिया तो क्वार्टनरी, अगर युग पूछा तो प्लीस्टोसीन या होलोसीन, क्योंकि इन प्लीस्टोसीन से लेके होलोसीन युग तक इसका निर्माण हुआ और आज भी इस मैदान का निर्माण जारी है। ठीक है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि अभी हम कहाँ देख रहे हैं, सतह के ऊपर नहीं देख रहे हैं, अभी हम इस मैदान की संरचना नीचे देख रहे हैं कि ये मैदान नीचे कैसे बना। जैसे इसके पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर जब अपने यहाँ नल लगे या बोरिंग हो, और जब वो बोरिंग की जाती है तो हम क्या देखते हैं कि एक ही तरह की मिट्टी तो निकलती नहीं है, तरह तरह की, कभी काली मिट्टी निकलेगी, कभी पीली मिट्टी निकलेगी, कभी रेत निकलेगा, कभी कंकड़ निकलने लगता है। तो ये बता रहा है कि ये जो मैदान बना हुआ है ना वो एक दिन में ऐसे नहीं बना,
कई दिन, कई साल, कई वर्ष लग गए, धीरे धीरे परत दर परत ये जमा होते गया और तब इस मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना उत्तर भारत का मैदान। इसकी विशेषता पहले देख लेते हैं। अब इस मैदानी भाग के अगर महत्व को देखा जाए तो अधिकतर हम लोग कहाँ रहते हैं, मैदानों में ही रहते हैं। तो अगर बृहद जनसंख्या चाहे भारत की हो किसी भी अन्य देश की हो, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो रहती है वो इन्हीं मैदानों में ही रहती है। बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है। ठीक है, तो किसी भी देश की सबसे अधिक जनसंख्या ये समतल मैदानों में ही रहना पसंद करती है। इसके दो रीजन है। एक तो इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह की फसलें उपजाई जाती हैं। ये उपजाऊ जमीन है, अनेक प्रकार की फसलें उपजाते हैं जिससे कि भोजन की समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। ठीक है, दूसरे ध्यान रखना है कि यहाँ बसना आसान है, यानी कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा। अभी जैसे पहाड़ों की ज़िंदगी की बात कर लें तो पहाड़ों पे पानी नहीं है, तो नीचे कोई आ रहा है, किसी स्रोत के पास जा रहा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहाँ से पानी भर के ला रहा है। यही स्थिति पठारों की भी है। अभी मध्य प्रदेश की चर्चा इस बार गर्मी में क्या हो, हर साल होती है कि जो पठारी क्षेत्र वहाँ पानी भरने के लोगों को सुबह के टाइम पहला काम होता है पानी भरना। 5-6 किलोमीटर दूर गए, वहाँ से पानी भर के लेके आ रहे हैं। ठीक है, वही कंडीशन रेगिस्तानों की भी है। तो मतलब मूल रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत चीज़ें हमको जहाँ आसानी से उपलब्ध होंगी, सबसे अधिक हम वहीं बसना चाहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं आपको कहूँ कि चलो ठीक है, चलिए कच्छ के रण में, चाहे थार के रेगिस्तान में, आधा रेगिस्तान में आपको दे देता हूँ, कोई जाएगा? लेकिन अभी इसी मैदानी क्षेत्र में, इसी अयोध्या में सड़क के किनारे अगर आधा हिस्सा ज़मीन में बेचना चाहूँ तो टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रहना आसान है उस रेगिस्तान की अपेक्षा। रेगिस्तान लेके करेगा क्या? खेती कर नहीं सकता, मकान बना नहीं सकता, और कुछ वहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये मैदानी भाग इस तरीके से सबसे पहली इनकी विशेषता है कि बृहद जनसंख्या का आधार है, खेती की जा सकती है, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हमको आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, पशुओं के आहार के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग है तो पशुओं का आहार का मतलब घास के मैदान भी पाए जाएंगे। जो चीज़ें हैं, जो भोजन हम छोड़ देते हैं वो पशुओं को भी डाल दिया जाता है। साथ ही साथ पशुओं के लिए हम इसी मैदानी भाग के थोड़े से हिस्से में चारा भी उपजा लेते हैं। कुछ प्राकृतिक चारा भी हमको मिल जाता है, जैसे पहले चारागाह हुआ करते थे। ठीक है, तो और कई ऐसे उद्योग हैं जहाँ कच्चा माल हमको चाहिए। जैसे इस कच्चे माल को ऐसे समझना है कि जैसे वस्त्र बनाना हो, तो वस्त्र बनाना हो तुमको क्या चाहिए? कपास चाहिए, तो कपास कृषि आधारित कच्चा माल हो गया। बोरा बनाना है तुमको जूट चाहिए, वो कैसा हो गया? कृषि आधारित कच्चा माल हो गया। तो इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसलिए वो कृषि आधारित उद्योगों के आधार हैं। मैदानी भाग में नदियों की अधिकता है एवं भूमिगत जल विशाल मात्रा में संचित है। बात वही है जो हमको मूलभूत चाहिए। नदियां हैं, नदियों से नहरें निकाल दी गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई। जैसे बारिश नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, नहरें हैं, नहर में पानी है, वहाँ से सिंचाई कर लेते हैं। भूमिगत जल है, पीने के पानी की समस्या नहीं है, तुरंत आपने नल लगाया, 70-80 फीट पानी आ गया। तो मूलभूत जो चीज़ है वो हमको इन मैदानों में आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। भूमि समतल होने से सड़क, रेल, वायु परिवहन का विकास आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो जितने भी सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट बने हैं, पोतगा बने, कहाँ बने? सबसे अधिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक कहाँ बिछाया गया? पहाड़ों में बिछाया गया है, मैदानों में। सबसे अधिक सड़कें कहाँ बनाई गई? पहाड़ों पे कि मैदानों में? तो सबका आंसर क्या है? मैदान। अभी अगर ये पहाड़ों पे की बात की जाए तो अभी हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए। अभी इसी महीने में जो भीषण बरसात हुई, कितनी सड़कें बह गईं, भूस्खलन हुआ, कितनी सड़कें गायब हो गई। ठीक, लेकिन मैदानों में ऐसा हुआ? मैदानों में बहुत होगा तो बाढ़ आ गई, कुछ समय बाद पानी हट जाएगा। तो बाढ़ भी हमारे लिए वरदान ही है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ नवीन जल ओढ़ लेकर आती है और मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना करके चली जाती है। जहाँ कुछ नुकसान हमको होता है वहीं कुछ हमको इससे लाभ भी होता है। ठीक है, तो अब इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये 3 संरचनाएं हो गई। अब यहाँ जो हमको समझना है वो ये समझना है कि भूगर्भिक संरचना के तहत सबसे पहले क्या बना। तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले क्या बना? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत सबसे प्राचीनतम चट्टानों पर निर्मित है, सबसे पहले बना प्रायद्वीपीय भारत। और फिर उसके बाद जो बना वो हमारी संरचना, यहाँ पे जो बना वो बना हिमालय। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत के इधर अगर देखें, एक सीधी लाइन ऐसे खींचे,
पठार और इस पर्वत के बीच जो निर्मित हुआ वो हुआ मैदान। अगर प्राकृतिक मैप पे देखें तो उसको आसानी से समझा जा सकता है कि ये व्यवस्था। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जितना ये पीला रंग दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे हैं पठार, ठीक। और ये मैदानों का निर्माण भी अगर देखा जाए तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा जमाव अगर हम अपने खेतों में देखें, जब हम पानी चलाते हैं अपने खेतों में तो हम क्या देखते हैं कि मिट्टी हर जगह तो जमा नहीं हो जाती है। मिट्टी क्या, एक खेत के किनारे गाद टाइप का, गाज टाइप का, जैसे साबुन का गाज, ऐसे टाइप ज़्यादा जमा हो जाता होता है ना। तो वैसे ही ये जमाव, तो ये जमाव पानी टकराता रहा और इन्हीं पठारों के सहारे सहारे इन मैदानों का निर्माण इधर हो गया। ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। वैसे ही यहाँ ध्यान रख लेना है, ये ऊपर हमारा बन गया हिमालय, जो दूसरी संरचना है। ये हिमालय का पूरा क्षेत्र ऐसे ही देखना है, ठीक है। ये बन गया हिमालय। अब ये ध्यान रखना है कि इसी हिमालय के साथ हिमालय और ये पठार और ये हिस्सा हमको छोड़ देना है, ठीक। ये है कच्छ का रण। हाँ, यहाँ से देखिए ये सिंधु नदी, ठीक है। और यहाँ तक हम आएंगे ब्रह्मपुत्र का ये क्षेत्र। इसके सहारे सहारे ये पूरा जो हरी संरचना हमको दिखाई दे रही है पूरे मैप में, ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो भारत की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान रखती है। यहाँ यही समझाना था। अगर पहले स्थान पे देखें तो सबसे पहले कौन, दक्षिण का पठार या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मुझे इतना समझाना पड़ रहा है कि एक छोटी सी चीज़ है, अगर ध्यान नहीं दिया तो एग्जाम में गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी भारत की संरचना की, भारत की आंतरिक संरचना में अगर देखें जो सतह के नीचे बनी, उसके तहत सबसे पहली संरचना जो हमको मिलती है वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यानी उसी पैंजिया और उसी आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित, ठीक है। जो दूसरी संरचना बनी वो बनी हिमालय ऊपर, और जो तीसरी संरचना बनी वो बना उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर के और इस जगह से लेकर के ये जो मैदान है ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, और इसके बीच में जो मैदान है ये मैदान बना उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। इधर सिंधु नदी इसका बॉर्डर बनाएगी और इधर ब्रह्मपुत्र, ठीक। आगे भी जब नदियां पढ़ेंगे तब भी मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि अब अगला चैप्टर जो है वो, अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे सतह की चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं। अभी हम उन चीज़ों के बारे में पढ़े जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, जिसका हमने अनुमान लगाया। अब हम आएंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश पर, जो अगला चैप्टर है, और इसी भू आकृतिक प्रदेश के तहत हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, तिब्बत के पठार के बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, हिमालय के तीनों श्रृंखलाएं देखेंगे, साथ ही साथ दक्षिण भारत के बारे में भी पढ़ेंगे, वहाँ की भी पहाड़ियों को देखेंगे। यानी कि अगला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और अमूमन अधिकतर चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो सारा हिस्सा कवर हो जाएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। और जिनको पेट देना है वो भी ध्यान रखेंगे कि पेट की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, डेली एक क्लास आपको दूंगा 40-45 मिनट की। और जैसा कि जीएस की क्लास है ना, तो जीएस के जो 50 क्वेश्चन के या 55 क्वेश्चन के जो पोर्शन है पूरा फोकस उसी पे करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जितना हम पढ़ें 45 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम वहाँ से कवर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ, ठीक है। तो ये अपना नोट्स बना डालिए। रक्षाबंधन का त्यौहार है, आराम से सब लोग घर जाइए, रक्षाबंधन मनाइए। 31 तारीख को अपना हम लोग अवकाश रखेंगे, ठीक। यानी आज और कल आपको वीडियो मिलेगी, 29, 30, 31 तारीख को कोई वीडियो नहीं मिलेगी। 31 तारीख को रक्षाबंधन में मैं भी व्यस्त रहूँगा, ठीक है। हाँ, कल रक्षाबंधन स्पेशल के तौर पर आपको मिलेगा एक डायनेमिक वीडियो, और वो बनेगा चंद्रयान 3 पर। उतनी वीडियो देखने के बाद चंद्रयान 3 या चंद्रयान 1-2 से आने वाला कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा धैर्य के साथ देखना होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
कमेंट भी कर दिया करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।